सो वेलकम एवरीवन। और ये जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, क्योंकि बिना फंडामेंटल के कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। और यार सेल, इस दुनिया में जो भी चीज़ बना है बिना सेल का बना नहीं है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या है? फंडामेंटल सबसे बेसिक चीज़। जैसे अगर कोई घर बनाए तो घर में सबसे फंडामेंटल क्या है? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है हम उसको कह सकते हैं सेल ऑफ दैट हाउस, ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और बिना सेल्स के, सेल्स लगभग हर चीज़ में ही है और बिना सेल्स के कोई चीज़ बना नहीं है। आप अगर आगे पढ़ोगे और देखोगे तो ये देखोगे कि सेल्स जो है ना, सबका सिमिलर टाइप कहा नहीं जा सकता। मतलब उसमें होता है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वालिटीज होता है। जैसे आप ये समझो कि इंसान सब है, लेकिन सबके अंदर क्वालिटीज अलग अलग हैं। तो जो क्वालिटीज है दैट इज किस किस टाइप का क्वालिटीज, स्पेसिफिक क्वालिटीज, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। हर सेल का एक अपना अलग क्वालिटीज होता है जिससे वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि हाथ है किसी चीज को उठाने के लिए, फिर आंख है देखने के लिए। मतलब हर काम के लिए अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। उसी तरीके से हर सेल के अंदर अलग अलग उसके में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए है, और वो स्पेसिफिक फंक्शंस को ही हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। तो जो बहुत लोग सेल ऑर्गेनलीज भी बोलते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल ऑर्गेनलीज जनरली वही होता है कि स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए, ठीक है। या किसी भी सेल में जो स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि सेल जो है सबका एक टाइप का ही होता है, बट फर्क उसमें होता है क्या? स्पेसिफिक फंक्शंस करने के अलग अलग सब सेल्स का होता है कैपेसिटी, अलग अलग सबका फंक्शन, ठीक है। टॉपिक की बात करें तो पूरे इस चैप्टर के अंदर अगर आप डिवाइड करेंगे तो एवरी सेल हैज 3 फीचर्स। इसी पे पूरा है। हर सेल के पास, चाहे कोई भी सेल, उसके पास 3 फीचर होगा ही होगा। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, प्लस न्यूक्लियस होगा, एंड देन साइटोप्लाज्म। ये 3 फीचर्स हर सेल के अंदर होंगे, ठीक है। सेल के अंदर 3 फीचर्स होंगे। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड आपका क्या हो गया? अब आप साइटोप्लाज्म कह लो या फिर आप न्यूक्लियस कह लो, थर्ड पार्ट। तो एक फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस, थर्ड साइटोप्लाज्म। ये 3 फीचर्स हर सेल के अंदर होंगे। अब बात ये आता है, इस चैप्टर के अंदर पहले थोड़े से सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस के बारे में, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में। बस यही चैप्टर का पूरा सेग्रीगेशन, क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, अगर हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ ऐसा होता है। आप यूं समझिए, ये आपका मान लीजिए अंदर न्यूक्लियस, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग, और बाहर जो होता है वो होता है सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। मतलब सेल वॉल जो होता है वो क्या है? सेल वॉल हमेशा उसके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगा, क्लियर। तो सेल वॉल इज आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका होता है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच इज रॉड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस को डबल लेयर से कवर करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक बात दिमाग में रखिएगा, सब किस चीज का, जो भी चीज देगा, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स फीचर्स होता है जिसके कारण, जैसे पेरेंट से चाइल्ड में कोई भी कैरेक्टर जो पास ऑन होता है थ्रू डीएनए, तो वो क्रोमोसोम्स ही करता है। यानी कि क्रोमोसोम्स कंटेन्स फीचर्स सो दैट कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म करेगा। क्रोमोसोम्स क्या है? तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच इज रॉड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये सब के बारे में, ये आपका न्यूक्लियस का थोड़ा डिटेल हुआ। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का इट इज फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड ए ऑलरेडी कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म, और इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। इसके पास और भी बहुत स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं इसके पास, अलग अलग टास्क होते हैं। एक आपका टर्म है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो यूकैरियोटिक। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बोला? डबल लेयर, ऑलरेडी यहाँ पे डबल लेयर कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिसके पास डबल लेयर कवरिंग है दैट इज यूकैरियोटिक, जिसके पास नहीं है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट।
और अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो जैसे सेल ऑर्गेनेल्स की बात करी है हमने, तो मैंने क्या बोला, सेल ऑर्गेनेल्स एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसके एग्जांपल्स अगर बात करें क्या क्या हो सकता है सेल ऑर्गेनेल, जैसे मैंने बोला कि हाँ स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं हर सेल में, तो क्या हो सकते हैं। तो पहला है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस एंड वैक्यूल्स। ये कुछ एग्जांपल्स है सेल ऑर्गेनेल्स के, मतलब कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस। अब देखिए जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरीके होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको बस थोड़ा रीड कर लेना है। रफ इंडोप्लाज्मिक क्यों, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप देखते हैं वो रफ दिखता है हमें ड्यू टू इट्स नेचर। उसी तरह से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। प्लास्टिड्स की बात करें तो ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर जो है ये होता है, एनिमल्स पे ये नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि एनर्जी को स्टोर करता है। एटीपी जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया उसको उसी के उसको बोलते हैं आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे स्टोर करता है और जो बॉडी को काम करने के लिए, सेल को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो यहीं से लेता है। ठीक है, फिर लाइसोसोम्स के कुछ फंक्शंस हैं और वैक्यूल्स के कुछ फंक्शंस हैं। ये जो फंक्शंस हैं आपको देखोगे सब एक एक लाइन दो दो लाइन का है। अगर ओवरऑल सिर्फ मैं आपको कंक्लूड करूं तो समझो क्या है इस पूरे चैप्टर को कैसे डिस्क्राइब किया गया, कैसे सेग्रीगेट किया गया। पहले हर सेल के पास तीन फीचर्स होंगे। तीन फीचर्स, एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो पहले फिर हमने थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में रीड किया, फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में रीड कर लिया, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में रीड कर लिया। अब सेल ऑर्गेनेल्स भी है, तो सेल ऑर्गेनेल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके क्या क्या काम है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बोला पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड सिर्फ उसमें होता है प्लांट्स के अंदर, फिर गोल्गी एपेरेटस क्या है डिफरेंट उसका फंक्शन है। ये आपको बस एक एक लाइन करना है काम। फिर वैक्यूल्स का एक, ये पूरा का पूरा बस यही एक स्ट्रक्चर है जो आपकी इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करता है। ठीक है, बाय द वे इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, बट आपको ये काम करना है। एक प्लास्टिड्स का, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स और गोल्गी एपेरेटस के एक एक लाइन जो फर्स्ट उसका दिया हुआ है बुक का एज इट इज बस देख लेना है कि वो क्या कर रहा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बोला ना पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ एनर्जी स्टोर होता है, उसी तरीके से सबका एक एक काम है। परेशान नहीं होना है, बस उस एक एक दो दो काम को पहले दो लाइन को रीड करना है, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि चैप्टर को जो मैंने बोला है करने के लिए उसको इनकम्प्लीट मत छोड़िएगा। जो जो एक दो लाइन मैंने लिखने के लिए बोला है समझो जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।